नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। 22 अप्रैल को मना विश्व पृथ्वी दिवस। आर पावर आर प्लैनेट रखी गई थीम। गेलोर्ड नेल्सन ने की थी शुरुआत। अटल पेंशन योजना में 7.6 करोड़ लोग हुए एनरोल। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई थी योजना। 2015 से लागू है ये योजना। और ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ग्लास इंडस्ट्रीज से होने वाले प्रदूषण का होगा असेसमेंट। नीरी को सौंपा गया काम। आइए शुरू करें। 22 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम आर पावर आर प्लैनेट रखी गई है। पहला विश्व पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। यह आयोजन यूएसए में किया गया था। हालांकि ये वो दौर था जब इंडस्ट्रीज में चिमनी से निकलता धुआं किसी देश की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। विकास की दौड़ में लोग पर्यावरण की बर्बादी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे वक्त में यूएसए के सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन के मन में विचार आया कि भाई औद्योगिकीकरण से पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाना जरूरी है। गेलोर्ड नेल्सन को पृथ्वी दिवस के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। 1990 से इसका आयोजन वैश्विक स्तर पर किया जाता है। देखिए, इस दिन को मनाने का मकसद है कि लोग बढ़ रहे वैश्विक तापमान, प्रदूषण और घटती जैव विविधता को बचाने का प्रयास करें। हर साल हम पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, वन दिवस, जैव विविधता दिवस जैसे तमाम दिन मनाते हैं। कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं साल दर साल बड़े स्तर पर इसका आयोजन करती हैं। मकसद है कि पृथ्वी को बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के संकट से बचाना है। इन दिनों की थीम और डेट याद करने के अलावा क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप इस दिन को कैसे मना सकते हैं या आप पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं? ये पृथ्वी हमारा घर है, रहने लायक बनी रहे, इसके लिए हमें कुछ प्रयास तो करने चाहिए। जैसे कि आप अपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर सकते हैं। एसी का 24 डिग्री सेल्सियस तापमान कूलिंग के लिए पर्याप्त है और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करके ऐसे विकल्पों पर जा सकते हैं जो पर्यावरण के लिहाज से सस्टेनेबल हो। घरों में क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बजाय नेचुरल क्लीनर्स जैसे कि विनेगर, बेकिंग सोडा, नींबू आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। फास्ट फैशन के दौर में शॉपिंग सिर्फ शो ऑफ के लिए मत कीजिए, वही चीजें खरीदिए जिनकी आपको वाकई जरूरत है। इनके अलावा आपके भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सूचना जारी की जिसके मुताबिक 31 मार्च 2025 तक अटल पेंशन योजना में 7.6 करोड़ लोगों ने एनरोल किया है। पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 वित्त वर्षों से लगातार हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस योजना में एनरोल किया है। देखिए, अटल पेंशन योजना एपीवाई भारत में 1 जून 2015 से लागू है। इसका मकसद असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। इस योजना का प्रबंधन नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पीएफआरडीए के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को भारतीय और 18 से 40 साल की उम्र का होना चाहिए। अक्टूबर 2022 से एक नया नियम लागू किया गया और इसके तहत कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है एपीवाई योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। योजना के तहत सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की आजीवन न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्राप्त होगी। पेंशन का निर्धारण सब्सक्राइबर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन से निर्धारित होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद इतनी ही पेंशन स्पाउस यानी पति या पत्नी को दी जाएगी। पति या पत्नी की मौत की स्थिति में यह पेंशन नॉमिनी को 60 साल की उम्र तक प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि पीएफआरडीए एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के जरिए किया गया। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2016 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। प्रश्न पूछा गया था, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ये एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना में शामिल हो सकता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि आवंटित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी।
फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सऊदी की यात्रा पर हैं। वे सऊदी अरब और भारत के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी एसपीसी की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। ये बीते दशक में भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी सऊदी यात्रा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी को भारत के सबसे जरूरी साझेदारों में से एक, विश्वसनीय मित्र और एक रणनीतिक सहयोगी बताया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी एसपीसी को प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 2019 में गठित किया गया था। ये मंच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव के रूप में कार्य करता है। एसपीसी के जरिए उच्च स्तरीय कूटनीतिक जुड़ाव संभव हुआ है। यह विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सहभागिता को बढ़ाने में मददगार है। 4 सालों में एसपीसी दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रभावी माध्यम के तौर पर सामने आई है। इसके अलावा दोनों देश व्यापार के क्षेत्र में भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वहीं सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पश्चिम एशिया में अरेबियन पेनिनसुला पर स्थित एक देश है। यहां पर इस्लाम धर्म के 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं। सऊदी अरब के पश्चिम में गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, तो पूर्व में पर्शियन गल्फ स्थित है। सऊदी अरब अपनी सीमा इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई से साझा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी को ताजमहल के नजदीक स्थित कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक कांच उद्योग के प्रदूषण का ताजमहल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये पता लगाया जाना है। यदि असेसमेंट से यह साबित होता है कि इंडस्ट्रीज ताजमहल को प्रभावित कर रही हैं तो इन्हें शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस असेसमेंट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी सरकारी एजेंसीज को नीरी की मदद करने का आदेश दिया है। नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की लैब है। यह संस्था पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के जरिए सतत विकास के समाधान पर काम करती है। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संस्था है। इसका गठन एक स्वायत्त संस्था के तौर पर 1942 में हुआ था। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। CSIR की पहुंच 37 राष्ट्रीय लैब्स के साथ पूरे देश में है। देश के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए, ताजमहल के संरक्षण के मकसद से TTZ यानी ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी का गठन किया गया है। TTZ तकरीबन 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों के अलावा राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला है। सुप्रीम कोर्ट ने TTZ अथॉरिटी से भी ताजमहल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर सवाल किए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित आगरा यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर है। आधुनिक आगरा नगर की स्थापना लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 16वीं सेंचुरी में की थी। इसका मकसद यमुना के नजदीक बसाए गए शहर से राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना था। जब शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे तो आगरा स्थापत्य कला के शिखर पर पहुंच गया। ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है आज नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, NAFLD। देखिए, NAFLD लीवर की ऐसी समस्या है जो आमतौर पर उन लोगों को प्रभावित करती है जो बहुत कम या बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। इसमें लीवर पर बहुत ज़्यादा फैट जम जाता है। यह समस्या ओवरवेट या मोटापे का सामना कर रहे लोगों में देखी जाती है। मेटाबॉलिक इश्यूज का सामना कर रहे लोगों में भी यह समस्या होती है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। चीन ने एक नए हाइड्रोजन बेस्ड विस्फोटक का सफलतापूर्वक टेस्ट किया जो ट्रेडिशनल TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन से
15 गुना ज्यादा समय तक जलता है। यह विस्फोटक 2 किलोग्राम वजनी है और इससे निकलने वाली आग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंचती है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड नामक पदार्थ का उपयोग होता है जो विस्फोट के बाद हाइड्रोजन गैस छोड़ता है और लगातार जलता रहता है। यह तकनीक टारगेट किए गए इलाकों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है, जिससे दुश्मन की गतिविधियां रुक जाती हैं। इसका उपयोग सैन्य ठिकानों, पुलों या ईंधन डिपो को निशाना बनाने में किया जा सकता है। चीन अब इसका मास प्रोडक्शन कर रहा है। यह पहल चीन की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को सैन्य क्षेत्र में अपनाने की रणनीति का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने मेथानोब्रेविबैक्टर इंस्टेंस्टिनी नाम की एक नई आर्किया प्रजाति की खोज की है जो इंसानों की आंत में पाई गई है। दरअसल आर्किया एक अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो बैक्टीरिया से अलग होते हैं। इन्हें आजकल गट माइक्रोबायोम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा मेथानोब्रेविबैक्टर स्मिथियाई का एक नया वेरिएंट भी मिला है जो फॉर्मिक एसिड बनाता है और आंत में दूसरे सूक्ष्म जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकता है। भविष्य में इस तरह के सूक्ष्म जीवों को आइसोलेट करके स्टडी की जा सकती है ताकि पर्सनलाइज्ड माइक्रोबायोम मेडिसिन बनाई जा सके। भारत में लिवर हेल्थ को लेकर हील्ड यानी हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन पहल शुरू हो गई है। इसका मकसद लोगों को लिवर रोगों और अल्कोहल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूक करना है। यह पहल लिवर की जांच, जल्दी इलाज, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और कम्युनिटी आउटरीच पर आधारित है। इसके अलावा हील्ड पहल अल्कोहल पर निर्भरता से जुड़ी सामाजिक शर्म को भी कम करने का प्रयास करती है, जिससे सही समय पर इलाज मिल पाता है। इसमें नीतियों में सुधार की बात भी शामिल है ताकि लिवर केयर बेहतर हो सके। ILBS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज इस पहल के जरिए देश भर में लिवर हेल्थ को लेकर नेतृत्व कर रहा है। इसमें ऑर्गन डोनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अपने इको फ्रेंडली नेचर को लेकर मोरा टर्म खबरों में रहा है। मोरा बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले बांस के कंटेनर होते हैं जो बांस की पट्टियों से बनाए जाते हैं। इन्हें कभी कभी मिट्टी और गोबर से लेपकर गर्मी और नमी से बचाव के लिए तैयार किया जाता है। इनमें नीम के पत्ते या राख जैसे प्राकृतिक रिपेलेंट्स का उपयोग कीटों से रक्षा के लिए होता है। मोरा पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं और स्थानीय संसाधनों से बनते हैं। इससे ये इको फ्रेंडली होते हैं और सस्ते होते हैं। इनका डिजाइन प्राकृतिक रूप से तापमान और नमी को नियंत्रित करता है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। ये परंपरा सस्टेनेबिलिटी, कम लागत और क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देती है और सदियों पुराने कृषि ज्ञान को सहेजती है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मूनलाइट सोलर पैनल टेक्नोलॉजी विकसित की है जो रात, बादलों और बारिश में भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। यह तकनीक रेडिएटिव कूलिंग प्रक्रिया का उपयोग करती है जिसमें पृथ्वी की हीट रात में अंतरिक्ष में चली जाती है। इसमें थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर को सोलर पैनल से जोड़ा जाता है जो पैनल और हवा के तापमान में अंतर से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यह LED सेंसर और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले छोटे डिवाइसेस चला सकता है। साथ ही इसे पुराने सोलर पैनल सिस्टम में आसानी से जोड़ा जा सकता है। यह बैटरी पर निर्भरता को कम करेगा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। यह तकनीक दूर दराज और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का समाधान बन सकती है। आइए देखते हैं बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 22 मई? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद का गठन 2019 में किया गया था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या पूछा था, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ऑपरेशन अटलांटा संबंधित है USA से, यूरोपियन यूनियन से, भारत से या फिर चीन से? सही जवाब है विकल्प B यानी यूरोपियन यूनियन से। और अगला प्रश्न था, हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना, मैक्सिको, इटली या फिर स्पेन? सही जवाब है विकल्प A यानी अर्जेंटीना। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।